नमस्कार, जेच एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस बार जब 68th की बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम हुई थी, तो एक आश्चर्यजनक बात ये थी कि पहले जो ऑप्शन ई था, ऑप्शन ई का कुछ और मतलब होता था और इस बार ऑप्शन डी और ऑप्शन ई में 2 पार्ट में ऑप्शन ई को डिवाइड कर दिया गया था। उसके अलावा क्वेश्चन का जो लेवल था, जो डिफ़िकल्टी लेवल था, उसको बढ़ाया गया था और कई सारे ऐसे जो कि आपको पता होगा कि कई साल से मैं सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो मुझसे जुड़े हुए कई सारे स्टूडेंट, हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोशल मीडिया से या फ़ोन के या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हज़ारों छात्रों में से जब मैंने बात किया कि कैसा प्रीलिम्स गया, तो बताने लायक नहीं था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ही मुझे ऐसे हज़ारों से संपर्क में हूँ मैं, उनमें से कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 100 प्लस वो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मेरा होगा नेगेटिव मार्किंग के बाद, राइट? तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि अब बीपीएससी एक वैसा एग्जाम नहीं रहा जो वन डे फ्रेंडली एग्जाम हुआ करता था, जिसमें वन डे एग्जाम के बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो जो वन डे एग्जाम की तैयारी करने वाले, अर्थात जो रेलवे एसएससी की तैयारी करने वाले, जिनकी जीके अच्छी होती थी, वन लाइनर फैक्ट्स को जिनको रटने की क्षमता जिनमें होती थी, ग्रुप में वो लोग रट जाते थे फैक्ट्स को और बड़े आसानी से प्रीलिम्स क्रैक कर जाते थे अच्छे मार्क्स के साथ। तो उनके लिए समस्या आई है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि वो ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स जो बीपीएससी डिजर्व करते हैं सिलेक्शन, उनके लिए भी पीटी एक हेडेक बन करके उभरा है, एक समस्या बन करके उभरा है कि आखिर इस पीटी से कैसे पार पाया जाए। तो अभी अगर मैं दोनों संस्थान में पढ़ा रहा हूं, तो दोनों ही संस्थान में जब भी मैं पढ़ाने जाता हूं, तो कई ऐसे छात्र मुझे मुखर्जी नगर में मिलते हैं, रास्ते में भी मिल जाते हैं, संस्थान में बैठे रहते तब भी मिल जाते हैं और सबके मन में यही प्रश्न होता है कि जो बीपीएससी ने जो पिछले दिनों अपने पैटर्न में एक आश्चर्यजनक बदलाव किया है, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया, डिफिकल्टी लेवल को, तो क्या पुरानी रणनीति से ही पढ़ा जाए बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 30 सितंबर को होने वाली है, या कुछ रणनीति में बदलाव किया जाए, या छोटे मोटे बदलाव से काम चल जाएगा, या कुछ बड़े बदलाव किया जाए। जो पहले के रिसोर्सेज थे, यानी कि जो स्टडी मटेरियल था, उनमें क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्या ऐड करने की एक्स्ट्रा जरूरत है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। फिर उसके बाद कैसे पढ़ा जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए, कहां से पढ़ा जाए, ये सारी चीजें, ताकि 30 सितंबर में अब कोई डाउट ना रहे। जिनका 12 फरवरी खराब हुआ है वो अब नहीं चाहेंगे कि 30 फरवरी जो सितंबर है उनका खराब हो और एक और मेंस देने से वो चूक जाए। सीरियस कैंडिडेट्स है, मेंस की अच्छी तैयारी कर चुके हैं, मैंने भी अपने लेवल पे मेंस खूब अच्छे से उन लोगों को तैयार कराया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट जो भी मुझसे सोशल मीडिया से या इस यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो बिगिनर्स है उनके लिए भी, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको 69th बीपीएससी प्रीलिम्स देना है, या ऐसे स्टूडेंट जो 68 किसी कारण से 67वीं का भी पीटी खराब हो गया था और उसके बाद फिर 68वीं की पीटी में भी अभी तक दुविधा चल रही है और उनको लग रहा है कि नहीं, पीटी की ही तैयारी किया जाए क्योंकि 68वीं वाले में जो रिजल्ट है उसमें डाउट लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक सामान्य रणनीति क्या होना चाहिए, इसी को लेकर के, वैसे इस तरह के वीडियोस मैं नहीं बनाता हूं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के समय बहुत कीमती होते हैं, इसीलिए मेरी कोशिश आगे भी यही होगी कि मैं छोटे छोटे बेकार के मुद्दों पर वीडियो नहीं बना करके, कभी भी आपके समकक्ष आए, अगर 10 मिनट के लिए भी आए या 1 घंटे के लिए, तो कुछ ना कुछ आप हासिल करके जाए, इस चैनल पे स्टे करें। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अध्यक्ष महोदय का कोई ट्विटर पे ट्वीट करेंगे और उस पर कोई वीडियो बना देंगे, एनालिसिस कर लेंगे, ये सब चीजें नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी फ्यूचर में। इस चैनल पे कभी भी होगी तो काम की ही बातें होगी। तो जो 69th का एक कॉमन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए बिगिनर्स के लिए भी, या ऐसे स्टूडेंट जो पहले पुराने तरीके से पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में जो परंपरागत तरीका है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। ऑप्शन डी और ई को, जो ऑप्शन ई था उसको 2 पार्ट में बांट करके डी और ई भी कर दिया गया। यानी कि अब न सिर्फ आपको तथ्य याद होने चाहिए, न सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट, न सिर्फ आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो डी और ई में फंसेंगे। और दूसरा यह है कि आपकी जो स्टडी, जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स को थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की आपको जरूरत है। तो जो सब्जेक्ट है बीपीएससी में, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी भी परंपरागत रूप से देखें तो इतिहास यानी हिस्ट्री है, अभी भी इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था से होंगे। जनरल साइंस या सामान्य ज्ञान से ही प्रश्न होंगे, अभी भी होंगे। और उसके बाद जाकर के बिहार जीके या बिहार सामान्य ज्ञान, उसके भी प्रश्न पर्याप्त संख्या में होंगे। और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, क्या होता है स्टैटिक जीके आगे मैं बताऊंगा आप लोग को।
तो कुल मिलाकर के जो सिलेबस है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन पैटर्न में बदलाव करके थोड़ा सा जो इस एग्जाम को है थोड़ा सा चिंताजनक बना दिया है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो बिगिनर्स जो अभी आ रहे हैं उनके लिए भी। तो सब्जेक्ट वाइज ही हम लोग आइए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। पिछले 5-6 साल से जब से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं तब से मैंने कई सारे बदलाव देखे हैं और मेरे पास जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसा नहीं है कि सर्वज्ञानी है या ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े टीचर है, लेकिन जहां तक एक छोटे से करियर के दौरान जो मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया है, बहुत सारे छात्र सफल भी रहे और संतुष्ट भी है और आगे सफलता के मार्ग में है। क्योंकि बहुत साल से नहीं पढ़ा रहे तो संख्या हजारों में नहीं है मेरे पास के स्टूडेंट्स के, लेकिन अभी तक जितना मैंने दिया है उन स्टूडेंट्स को वो सभी सेटिस्फाइड है और सब दौर में है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो फाइनल सिलेक्शन की दौर में है, किसी न किसी स्टेज को वो क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरा पढ़ाने का अनुभव रहा है और हजारों छात्रों से बात करने का अनुभव रहा है, जो बीपीएससी के जो क्वेश्चंस को मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग ये मेरा जरूरी नहीं है कि एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी होगा और इसे मानना या न मानना आप पे निर्भर करता है। ठीक है, आपकी अपनी भी रणनीति है, आपकी अपनी भी टाइम टेबल है, आपकी अपनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी अपनी भी सिचुएशन है। ठीक है, तो सबके परिस्थितियां अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, किसी पे कोई थोपने वाली बात नहीं है। लेकिन जो चूंकि रोज मिलने आते हैं मुझे और अलग अलग से 1-1 घंटा आधा घंटा अगर मैं रोज भी 10-20 10-10 स्टूडेंट्स को समय देना मेरे लिए व्यवहारिक रूप से भी पॉसिबल नहीं है, क्लास के बाद दूसरी क्लास में जाना होता है, तो जो आधा घंटा मिलता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स को मैं टाइम दे पा रहा हूं। तो एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की है कि ऐसे स्टूडेंट जो रोज मुझसे मिलते हैं उनको एक ही वीडियो के माध्यम से उनके सभी सवालों का जवाब मिल सके। और वो जो सवाल है वो ये है कि 69th बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए क्या, यानी 69th जो बीपीएससी उसके पीटी एग्जाम जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट कहा जाता है उसकी क्या एक कॉमन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक बेहतर स्ट्रैटेजी, ताकि 30 सितंबर में को जब एग्जाम दे करके एग्जाम हॉल से निकले तो कोई मन में दुविधा ना हो और उसी दिन दिमाग में जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो मेंस की जो आगे की प्रक्रिया है वो दिमाग में आ जाए, ना कि क्वेश्चन आंसर मिलाते रहे, गिनते रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो जो विषय है उसी विषय के अकॉर्डिंग विषयवार ही सब्जेक्ट वाइज हम लोग एक एक करके स्ट्रैटेजी बनाते हैं और जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर देखिए कि कैसे आप लोगों को बीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। सोर्सेस क्या होगा, तरीका क्या होगा, उसी पे एक बार बात करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इसको देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, एक बार मैं उन लोगों से बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक छोटा सा आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो अगर यूनिक व्यूअर्स है जो नए पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप लोग। और ऐसे स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हुए हैं मान के चलिए, और अगर चैनल के तो सब्सक्राइबर है लेकिन उनको कोई पीडीएफ अभी तक नहीं मिल पा रही है, तो आपको बता दूं कि इस चैनल के ही नाम से टेलीग्राम चैनल भी है हमारा JH एजुकेशन। इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो ये आसानी से अपने आप आ जाता है, JH एजुकेशन 1 करके है। और उससे जुड़ करके आप जितने भी पीडीएफ है अभी तक जो क्लास हमारी हुई है सभी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। डायरेक्ट आप उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप वहां से आपको मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार सेशन को भी लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां से जुड़ जाए ताकि आपको आगे कोई भी कंटेंट आसानी से अवेलेबल हो पाए। तो आइए हम लोग सब्जेक्ट वाइज बिना देर किए हुए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, विषयवार रणनीति क्या होनी चाहिए बीपीएससी के इस एग्जाम को लेकर के जो कि 30 सितंबर को होने जा रही है। और एक सेफ तरीका, एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ साथ एक सुरक्षित तरीका क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे बता दूं कि कोई भी रणनीति हो कि कितनी भी पढ़ाई कर ले आप, तो व्यवहारिक रूप से भी 150 में 150 क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 100 क्वेश्चन को प्लस माइनस करके नेगेटिव मार्किंग के साथ ही 100 प्लस की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। यानी 100 प्लस क्वेश्चन आंसर सही करके 100 प्लस मार्क्स ला करके आप सेफ हो जाएंगे पूरी तरह से। और जरूरी नहीं है कि 150 में 150 सही हो, 100 प्लस जो है वो आज के दौर में कितना भी मान के चलिए कम सीटें हो, लेकिन जिस हिसाब से बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो 100 प्लस जो स्कोर है वो पूरी तरह से लगभग सेफ हो जाएंगे। तो 100 प्लस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री को, इतिहास को। और इतिहास आपको पता है कि बीपीएससी में काफी ज्यादा वेटेज है। एक जमाना तो ऐसा होता था कि बीपीएससी में
40 से 45 तक क्वेश्चन बिहार इतिहास को मिला करके 40 के आसपास तक क्वेश्चन पूछे गए थे और कई बार 40 प्लस क्वेश्चन परंपरागत जब पेपर हुआ करता था। लेकिन थोड़ा सा बदलाव आया है पिछले दिनों हिस्ट्री का कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हिस्ट्री जो है वो बीपीएससी का सबसे बड़ा सेक्शन है और एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई अगर एक बार कॉन्फिडेंस से तैयार कर लिया जाए अच्छे से तो हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहेगा और ये वो सेक्शन है जहां पे आप 80% आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए रणनीति? देखिए यहां पे मैं बता दूं कि सेल्फ स्टडी से भी तैयारी हो सकती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके भी तैयारी हो सकती है और सेल्फ स्टडी दोनों से तैयारी हो सकती है। आपका अपना आपकी परिस्थिति क्या है, आपके अपने विचार क्या है, आप किनसे प्रभावित है और आपको लगता है कि अगर सेल्फ स्टडी से हो सकता है तो बिल्कुल संभव है। यहां पे मैं विद कोचिंग बात करूंगा कि इंस्टीट्यूट से जुड़ करके इंस्टीट्यूट से के जो लेक्चर्स है उसका बेहतर लाभ उठाते हुए एक सुरक्षित तैयारी कैसे कराया जाए, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट सब कुछ करके नहीं दे सकती है। इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा देगी, प्रैक्टिस आपको खुद करना है, मल्टी टाइम रिवीजन आपको खुद करना है, जो एक्स्ट्रा जो सोर्सेस होंगे वो आपको खुद ऐड करना है क्लास नोट्स के साथ, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। यानी पकी पकाई चीजें का दौर चला गया जिसमें सारी प्रॉब्लम आप बोलेंगे कि इंस्टीट्यूट सॉल्व कर देंगे, वो संभव नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट में लगभग सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर 300-400 सीट होते हैं तो हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग लेते हैं। तो कोचिंग लेने के दौरान भी जिनकी बेहतर रणनीति होगी और बेहतर प्रैक्टिस होगी, बेहतर मेहनत होगी, वही सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो कोचिंग के साथ देखिए क्या है, तो भारतीय इतिहास या हिस्ट्री की बात करें तो अभी भी इसका इंपॉर्टेंस है, 30+ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसका जो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी होगा विद कोचिंग की बात करें कोचिंग के साथ, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो चैप्टर वाइज जो टीचर के लेक्चर्स होंगे, यहाँ पे चैप्टर वाइज जो टीचर के लेक्चर्स दिए जाते हैं एंशिएंट इंडिया से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक, यानी कि प्राचीन भारत से पाषाण काल से, जहां से चिरांद से भी प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है, और वहां से लेकर के जो आजादी तक के दौरान जो इतिहास पढ़ाया जाता है आपको, तो उन लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है। जब जिस टॉपिक का लेक्चर चल रहा है, जैसे कि अगर आपके समय मान के चलिए हड़प्पा कल्चर या हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेक्चर चल रहा है, तो जब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोचिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ना किसी भी इंस्टीट्यूट की को लेकर के विशेष आग्रह है मेरा, तो यहाँ पे एक स्वतंत्र, यहाँ पे ये मेरा व्यक्तिगत रूप से आप लोगों का चैनल है, तो यहाँ पे मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूं कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिन संस्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूं उन संस्थानों की चर्चा करूंगा ताकि आप मुझे जान तो सके कि आखिर किन किन संस्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूं, ताकि एक विश्वसनीयता तो बनेगी, जो बातें बोली जा रही है वो ऑथेंटिक है या एक विश्वसनीय बातें हैं। तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का लेक्चर क्लासरूम में अटेंड करना चाहिए, और जब आप क्लासरूम में अटेंड कर रहे हो कोई भी लेक्चर, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, आपको क्लास में, चूंकि जब टीचर 2 घंटे का एक लेक्चर लेते हैं, 2.5 घंटे का, 3 घंटा का, अलग अलग संस्थान का, कहीं पे 1.5 घंटे का भी, तो जो लेक्चर होती है वो 1.5 घंटा या 2 घंटे का जो लेक्चर होता है उसमें कई वर्ष का अनुभव होता है। कई वर्ष का अनुभव से तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये होगा कि जो टीचर है उस 1.5 घंटा को पढ़ाने के लिए उन्होंने कई 100 घंटे पढ़ाए होते हैं और कई 100 घंटे वो स्टडी कर चुके होते हैं उस टॉपिक को लेकर के, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, वो एक तरह से कंपाइलेशन होता है और निचोड़ होता है कई वर्षों के ज्ञान का, अनुभव का। तो आपको क्लास लेक्चर को ध्यान से सुनना है, समझना है, और बेहतर उसका फायदा उठाने के लिए आपको अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो टीचर से जरूर पूछना चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहिए। तो लेक्चर कोई भी ना छोड़े, अगर आप क्लास कर रहे हैं सभी लेक्चर को सिस्टमैटिक ढंग से अटेंड करें। दूसरा, आपको सेकंड स्टेज क्या करना है कि जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो टीचर अगर लिखवा रहे हो, अगर आपको टाइम दे करके प्रॉपर, तो लिख लीजिए, और अगर टीचर आपको टाइम दे करके नहीं भी लिखवा रहे तब भी अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, और टीचर्स के लेक्चर्स को की जो बातें हैं, जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आप क्लास में अपने हाथ से जरूर नोट्स बनाए, क्योंकि आपको एक चीज बता दो कि सुनने से जितना याद होता है उससे ज्यादा याद सुन के लिखने से होता है। तो यानी कि सुनते रहेंगे और लिखते रहेंगे तो आपको जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो याद होगा, आपके अपने हैंडराइटिंग में रहेगा, और इसको जब आप क्लास में लिखी हुई चीजों को जब आप दोबारा रिवीजन करते हैं तो आपको पूरी क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है, जो सिचुएशंस होती है, जो स्टोरीज होते हैं उन फैक्ट्स के दौरान, वो सभी के सभी आपके दिमाग में घूमता है, और वो पूरा का पूरा जो लेक्चर होता है वो दोबारा आपके दिमाग में रिकॉल हो जाता है, और इस तरह से आपका जो रिवीजन होता है वो पूरा हो जाता है। तो आपको क्लास नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं ये स्ट्रेटेजी आगे भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बताऊंगा कि सेम होगा लगभग। उसके अलावा लगभग जितने भी संस्थान है, चाहे
कोई भी संस्थान पटना में है, चाहे भागलपुर में संस्थान है, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, जहां से भी आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रांची में संस्थान है, या ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, या उन संस्थानों से भी आप क्लास ले रहे हैं जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं। आप लोग को बता दूं कि मैं जीएस वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में भी बीपीएससी के बैचेस लेता हूं, और उसके बाद जाकर के आस्था आईएएस में भी बीपीएससी की बैचेस ले रहा हूं पिछले कई साल से। तो जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे भी, तो दोनों संस्थानों के द्वारा एक अच्छे R&D उनकी टीम है, एक एक्सपीरियंस R&D की टीम है, और उनके द्वारा रिसर्च करके आपको जो है वो प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल कराई जा रही है। तो प्रिंटेड मटेरियल को भी साथ साथ पढ़ ले, एक बार जाकर के घर पे देख ले कि प्रिंटेड मटेरियल में जब वो लेक्चर हो गई तो उसी चैप्टर को उस मटेरियल पे ढूंढे प्रिंटेड नोट्स में, और उसको भी एक बार तेजी से रिवीजन कर ले। क्लास में समझी हुई चीजें हैं, और जब क्लास में समझ करके उसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से वो चीजें समझ में आ भी जाएगी, और तेजी से वो क्लास के साथ तैयार भी हो जाएगा। क्योंकि 2 घंटा अगर आप लेक्चर लेते हैं तो बाकी 22 घंटा आप करेंगे क्या? तो बाकी तो आपको 7-8 घंटे 10 घंटे तो पढ़ने हैं, नहीं 10 घंटे अगर एग्जाम में से पहले अभी, तो कम से कम 7-8 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं आप लोग। तो प्रिंटेड मटेरियल को साथ साथ पढ़ लेंगे, आपका ये टॉपिक तैयार होता जा रहा है, देखिए 3 लेवल पे। उसके बाद जाकर के ऐसे स्टूडेंट्स को जो क्लास पे पूरी तरह से क्लास नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए 100%, आपको एक कोई ना कोई आपको टेक्स्ट बुक या रेफरेंस के रूप में, आपको रेफरेंस बुक के रूप में लेकर के चलना है। और जिस हिसाब से बीपीएससी अब यूपीएससी की तरह ही उनकी जो चाल चलन बदल रही है, जो उनका तरीका है क्वेश्चन पूछने का बदल रहा है। तो एनसीईआरटी पहले तो हम लोग सजेस्ट करते थे, कुछ बच्चे आते थे हमारे पास, क्योंकि क्लास के बाद पूछते थे एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, तो कई बार हम लोग कह देते थे कि नहीं क्लास से काम चल जाएगा, एनसीईआरटी नहीं पढ़े। लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि सिर्फ फैक्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल भी है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़े। आपको यहाँ पे बता दूं कि हर विषय के लिए हर क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको कोई भी एक कॉमन कोई भी व्यक्ति, आपको मुखर्जी नगर में आप जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको ये बता देंगे कि छठा से 12वीं पढ़ ले, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। छठा 7वां से लेकर के जो 10वीं तक का एनसीईआरटी है, इतिहास वाला, हिस्ट्री वाला, वो बेसिक बुक है, और वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए लिखा गया है। वो आपके जो एग्जाम है उसमें एक तरह से देखें तो डायरेक्ट उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि वो आपके लिए बेस का काम करेगा, ठीक है, बेसिक बुक का काम करेगा। जो एडवांस लेवल का बुक होगा वो 11th और 12th का एनसीईआरटी होगा हिस्ट्री का। तो इसमें जो इतिहास है उसमें आपको 11वीं और 12वीं का जो एनसीईआरटी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, ओल्ड एनसीईआरटी है। इसका अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मामलों में ओल्ड एनसीईआरटी का जो जेरोक्स कॉपी है वो ज्यादातर फोटो कॉपी मिल जाती है, फोटो कॉपी करके वो बाइंडिंग करा के दे देते हैं। तो जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, जिसमें रामशरण शर्मा के द्वारा प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया लिखी गई है, जिसमें सतीश चंद्रा के द्वारा जो मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत लिखा गया, और मॉडर्न इंडिया जो है बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखा गया जो एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी, वो 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी को पढ़े। और उसको भी बेस्ट पढ़ने का तरीका यह है कि जिस टॉपिक का लेक्चर हो गया है उसको आप एनसीईआरटी के किताब में ढूंढ दे, और तब जाकर के उसको उसके साथ पढ़े, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, समझ में भी आएगी, और आपका एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन होगा। उसके बाद फिर आप क्या करें, तो उसके साथ ही उस चैप्टर का घटना चक्र नाम का एक इलाहाबाद का पब्लिकेशन है, आप लोगों को बता दूं। घटना चक्र पब्लिकेशन की अब दोनों मीडियम में, पहले हिंदी मीडियम में ही प्रीवियस पेपर आती थी, अब घटना चक्र की इंग्लिश मीडियम में भी सेम वही प्रीवियस पेपर की बुक्स आ रही है। घटना चक्र पब्लिकेशन ने क्या किया है, तो जीएस के जितने भी सेक्शन है उसको उन्होंने सब्जेक्ट में बांट करके उसके जो 20-25 साल के क्वेश्चन है उसको उन्होंने एक जगह पे कंपाइल कर दिया है, जिसमें जितने भी आईएएस के एग्जाम अभी तक हुए हैं और जितने स्टेट पीसीएस के हुए हैं सभी को एक जगह कंपाइल कर दिया, और फिर उन्होंने उसको चैप्टर बाय बांट दिया। तो उसी चैप्टर को अगर आपने सिंधु घाटी पढ़ा है, या कोई भी चैप्टर भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा है, क्विट इंडिया मूवमेंट आपने पढ़ी है, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप लोगों ने पढ़े हैं, या 1857 का रिवॉल्यूशन पढ़ा है, तो उसको फिर क्या करना है, तो जब इन मटेरियल से पढ़ लेंगे आप, तो फिर अब जाकर के आपको उम्मीद है कि आपको कमांड हो गया, क्योंकि आपने क्लास में लेक्चर सुने हैं, नोट डाउन किया है, रिवीजन किया है, प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ा है, एनसीईआरटी को पढ़ा है। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो घटना चक्र पब्लिकेशन है, आप जिस मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के या हिंदी मीडियम के, तो आपको क्या करना है, तो उस मीडियम की जो घटना चक्र का सीरीज आता है अलग अलग जीएस के सेक्शन में बांट करके, तो उसमें से जो हिस्ट्री वाला है पूर्वावलोकन करके आता है, उसी को प्रीव्यू कहा गया है इंग्लिश वाले में। तो
घटना चक्र हिस्ट्री का प्रीव्यू ले लेंगे सिविल सर्विसेज वाला, और उसमें उस चैप्टर को ढूंढेंगे। और जब आप उस चैप्टर को उसमें ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि उस चैप्टर से जितने प्रश्न पिछले 20-25 साल में आईएएस और पीसीएस में पूछे गए सभी एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके इन सोर्सेज से सॉल्व नहीं होंगे। तो फिर आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है उसके आप उस पे जाएंगे, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। घटना चक्र में नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होता है, और उसके एक्सप्लेनेशन को, जो उसकी व्याख्या है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे एक दो बार और अंडरलाइन करके उसको समझ लेंगे। तो जो छूटा हुआ यहां से जो चीजें नहीं हुई है वो चीजें यहां पे कमांड हो जाएगी, और इस तरह से आपका एक सब्जेक्ट, आपका इतिहास यानी हिस्ट्री जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या करना है, तो आपको लगाने हैं टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज जो होगा वो कंबाइंड वाला टेस्ट सीरीज भी किसी भी संस्थान से आप जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज से। जीएस वर्ल्ड की भी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, आस्था आईएएस की भी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। तो इन दोनों में से किसी भी संस्थान से, या पटना में कहीं पे है आप, तो उनमें से किसी भी संस्थान के टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे। और तब जाकर के टेस्ट सीरीज का मकसद ये होता है कि जब एग्जाम से पहले आप कई राउंड जब क्लासरूम के इन्वायरमेंट में टेस्ट देते हैं, यानी कि आप जो 150 प्रश्नों का टेस्ट देंगे, तो डायरेक्ट एग्जाम में जाने पे कई बार ह्यूमन एरर होती है। देखा यह गया है कि आता हुआ क्वेश्चन, किसी भी बच्चे से आप बात कीजिए तो कहते हैं कि ये प्रश्न तो मुझे आ रहा था लेकिन एग्जाम में मुझसे गलती हो गई। वो क्यों होता है? वो होता है प्रैक्टिस नहीं होने के कारण। इतना मेहनत करने के बाद जब एक छोटा सा ये काम छोड़ देते हैं तो 4-5 क्वेश्चन, कई बार आता हुआ क्वेश्चन जो गलत होता है वही क्या होता है, बाहर कर देता है। ठीक है, आपको पता होगा कि एक एक प्रश्न पे, आपने देखा होगा बीपीएससी में एक एक प्रश्न पे हजारों स्टूडेंट होते हैं, और उस समय उनको पता चलता है कि ये जो 2-4 मैंने गलतियां की है, ये अगर मैं टेस्ट सीरीज लगा के जाता मल्टी टाइम, अगर टेस्ट सीरीज यहीं पे, तो क्लासरूम के लिए जो जो एग्जाम हॉल की प्रिपरेशन है वो मुझे यहीं पे हो जाती। जो एरर है एग्जाम हॉल के समय, जो गलतियां करेंगे वो टेस्ट सीरीज में ही कर लेंगे, और समय रहते उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके अगर सुधार कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज से, तो उसका परिणाम ये होगा कि ह्यूमन एरर जो है वो 0 तो नहीं हो सकता है लेकिन लगभग नहीं के बराबर होगा, और वो जो 1-2 प्रश्न छूट जाते हैं, गलत हो जाते हैं, वो नहीं गलत होगा। आपको बता दूं कि बीपीएससी में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि एक एक प्रश्न पे हजारों स्टूडेंट होते हैं जिनका 1 या 2 प्रश्न गलत होने की वजह से वो मेंस से वंचित रह रहे हैं। तो ये आप लोगों का एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगा, किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखते हैं ज्योग्राफी के लिए आप लोगों का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो ज्योग्राफी यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, पटना में, दिल्ली में, जीएस वर्ल्ड में, आस्था आईएएस में, तो जीएस वर्ल्ड या आस्था आईएएस में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लेक्चर जो है वो ज्योग्राफी का लेक्चर तो यहाँ पे मेरा अवेलेबल हो जाएगा। कई साल से मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ दोनों संस्थान में। तो जो मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर्स होते हैं, लगभग अगर देखें तो 55 से 60 घंटे का जो लेक्चर होता है उसको अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो जनरल वाला जो पार्ट होता है, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, और उसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, वो लगभग कमांड हो जाता है। और मेरे क्लास नोट से भी देखा गया है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, ऑनलाइन रूप से ये प्रमाण भी है कि लगभग 90% क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ जाते हैं। 100% किसी का मुझे नहीं पता आते हैं या नहीं आते हैं, लोग दावे करते हैं, लेकिन 90% तक क्वेश्चन जो है वो, अगर उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, अगर आप बीपीएससी के माइंडसेट को समझ रहे हैं तो आपके लिए चीजों को, टॉपिक को उस दायरे में पूछा जा रहा है तो उस पूरे एरिया को अगर कवर करवा दिया जाए, जैसे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम पूछा हुआ एक बार, तो बाकी अगर एक बार कोई किसी एक सीमा का नाम पूछ लिया तो जो बाकी 5 सीमा के नाम है अगर उसको एक जगह करा दिया जाए तो अगले बार कभी भी उसी में से आएगा क्वेश्चन, राइट। जैसे भारत के पड़ोसी देश के साथ भारत की कौन सी राज्य की सीमा बनाती है, वो ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन वाले ही क्लास में कराया जाता है। तो इस बार जैसे म्यांमार पूछा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप उसके साथ बांग्लादेश के साथ मिलने वाली सीमा, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना या तिब्बत के साथ, पाकिस्तान के साथ अगर आप ये लिस्ट बना लेंगे तो एक क्वेश्चन अगर अगले बार यहां से पूछेगा तो आ जाएगा इसमें। अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम अगर पूछ ले तो इस तरह के। तो क्लास लेक्चर अगर आप आस्था आईएएस या जीएस वर्ल्ड में है तो मेरे लेक्चर्स को ध्यान से आप लोगों को अटेंड करना है। ज्योग्राफी की जो लेक्चर्स अगर होती है वहां पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो, और साथ साथ चूंकि मैं क्लास में आप लोगों को नोट भी कराते जाता हूं तो ऐसे स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। कोई दूसरे संस्थान से भी जुड़े हुए तो उसमें कोई बुराई नहीं है या कोई उसमें परेशानी
हैरानी वाली बात नहीं है। वहां पे भी जहाँ पे सभी आदरणीय गुरुजन है, कोई भी गुरुजन है, चाहे अनुभवी है, गुरु तो गुरु ही है, जिस रूप में हो, जहां पे भी हो, पटना में, दिल्ली में, किसी भी संस्थान में, तो उनकी क्लास को ध्यान से आप सुने और क्लास में जो वो पढ़ा रहे हैं उनको नोट कर ले, और संस्थान ने जो आपको प्रिंटेड मटेरियल दिया है ठीक उसी तरह इतिहास की तरह तैयार कर ले। अब भूगोल में क्या करना है देख लीजिए। तो भूगोल में उसके बाद जब ये 3 स्टेप हो जाएगा तो यहाँ पे भूगोल में एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11th और 12th की। यहाँ पे आपको बता दूं, जब मैंने हिस्ट्री में बताया था तो हिस्ट्री में मैंने कहा था ओल्ड एनसीईआरटी, रामशरण शर्मा, सतीश चंद्र और बिपिन चंद्रा, राइट, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। यहाँ पे जो ज्योग्राफी में जो एनसीईआरटी होगी 11th 12th की वो न्यू वाली होगी, नई एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी क्यों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बता दूं, नई एनसीईआरटी जो है उसमें सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो पुराने के तुलना में, पुराने एनसीईआरटी का मतलब है कि आज से 20 साल पहले जो अपडेट हुआ था वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है, वो किताबें अब आ भी नहीं रही है, तो अपडेट होने का कोई सवाल नहीं है। तो उनके अगर जेरोक्स पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी, चूंकि आपको पता है बहुत सारे डाटा होते हैं और वो बदल जाते हैं, राइट। तो इसीलिए ज्योग्राफी के लिए आपको पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको नई एनसीईआरटी लेनी है क्लास 11th 12th की। लेकिन इसमें क्या करना है, तो आपको क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेनी है, लेकिन इसमें जो इसका मानचित्रण वाला जो पार्ट होता है, एक जो पार्ट होता है जिसमें तो इसमें आपको सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन और इंडियन ज्योग्राफी को ही ध्यान से पढ़ना है। ज्योग्राफी की चारों बुक नहीं पढ़नी है। एक जो कार्टोग्राफी टाइप का जो होगा, मानचित्र वगैरह सबसे, वो ये सामान्य वाला मानचित्र विश्व और भारत का नहीं होता है, बल्कि वो विशेष एक सब्जेक्ट होता है जो कि 12th के एग्जाम स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है। तो आपको ज्योग्राफी के वही किताबें उठानी है जो जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कार्टोग्राफी से जुड़ा हुआ जो टॉपिक, जो ज्योग्राफी का चैप्टर ये होगा, बुक होगी, उसको आपको नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ज्योग्राफी के साथ थोड़ा स्ट्रेटेजी ये होगा कि कभी भी पढ़े, अगर क्लासरूम में आ रहे हैं किसी भी टीचर के क्लासरूम में, तो साथ में ऑक्सफोर्ड का एटलस लेकर के आ जाए क्लासरूम में, ठीक है। या फिर क्लास नोट्स को दोबारा रिवीजन कर रहे हैं तो सामने, जैसे कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका का रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो सामने वो वाला चैप्टर का नक्शा उत्तरी अमेरिका का सामने होना चाहिए। भारत का भौतिक विन्यास पढ़ रहे हैं तो इंडिया का फिजियोग्राफी वाला नक्शा होना चाहिए। अगर आपको जैसे वहां पे टर्म आता है महादेव की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी भारत की प्राचीनतम पहाड़ी है, तो तुरंत आपको नक्शे में देख लेना चाहिए कि अरावली कहां से कहां तक है। तो चीजों को कोरिलेट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो याद भी होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो मैपिंग जरूरी है, मैप को साथ में लेकर के चले। और जब ये सारी चीजें हो जाए तो फिर आप उसी तरह जैसे इतिहास में घटना चक्र पे आते हैं, या घटना चक्र पूर्वावलोकन, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए घटना चक्र प्रीव्यू पे आएंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो नहीं होगा घबराने की जरूरत नहीं है, वो यहां से कवर करेंगे, उसके आंसर को देखेंगे और उसके बाद जाकर के आंसर की को देखने के बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, उसकी जो व्याख्या होगी, उसको 1-2 बार पढ़ करके समझ लेंगे। और जब समझ लेंगे तो आप ज्योग्राफी कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जाकर के टेस्ट सीरीज, जो कि एग्जाम से पहले सेम उसी तरह जैसे इतिहास को मिला करके टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज जो आमतौर पर जो संस्थान की होती है, आप लोगों को बता दूं, किसी भी संस्थान की, वो ये होता है कि पहले सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग सेक्शन के होते हैं, और उसके बाद जाकर के कंबाइंड टेस्ट होता है जिसमें ओरिजिनल जो 150 क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो शुरुआत में जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शन वाइज भी टेस्ट मिलेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, वो कंपाइल होकर के एक टेस्ट पेपर बन जाएगी, ठीक है। तो फिर टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करके बार बार आपको क्या करना है कि टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट दे करके अपने आप को मानसिक रूप से भी तैयार कर लेना है, सारे एरर को दूर कर लेना है। तो ये होगी ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी। आगे उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात कर लेते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको कहां से तैयार करना है, तो इसके लिए आप दोनों में से किसी भी संस्थान से अगर आप जुड़े हुए हैं या और भी भारत के किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो टीचर्स के लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, जो डाउट है वो अपने टीचर से पूछ लेंगे, क्लास में नोट डाउन करेंगे जिस हिसाब से टीचर पढ़ा रहे हैं, प्रियम्बल से लेकर के अगर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे 395 आर्टिकल्स तक, या 1 नंबर आर्टिकल से शुरू करते हैं, या जहां से वो शुरू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं, कुछ टीचर जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं, सबका अपना तरीका होता है। लेकिन जिस चैप्टर से वो शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर को आपको क्या करना है, तो उसके आपको क्लास में लेक्चर ध्यान से सुनने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, प्रिंटेड मटेरियल में ढूंढ करके उस चैप्टर को पढ़ लेना है। और उसके बाद जाकर के जो नई वाली एनसीईआरटी है 11वीं और 12वीं की, आपको ध्यान रखना है कि 11वीं 12वीं की नई वाली एनसीईआरटी आपको लेनी है। और 11वीं 12वीं की नई एनसीईआरटी जो है वो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की किताब होती है 11वीं और 12वीं की, तो उसमें से जो एक किताब है वो आपको नहीं लेना है, खरीदना है, वो है उसको कहते हैं पॉलिटिकल थियरी, ठीक है। पॉलिटिकल थियरी यानी कि राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक जो सिद्धांत है
वो किताब आपको नहीं लेना है। वो किताब जो है वो थिंकर्स का किताब है, विचारक के किताब है, जो कि क्लास के 12वीं के लिए, जो 12th वाले स्टूडेंट है उनके लिए लिखा गया है। ये आपके लिए नहीं लिखा गया है, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो पॉलिटिकल थियरी की जो किताब बुक होगी वो आपको नहीं खरीदना है, और एनसीईआरटी से मैं 11th 12th के बाकी सभी किताब न्यू वाले उठा लेने हैं आपको मार्केट से, राइट। उसके बाद जाकर के जब ये इसको उस चैप्टर से भी ढूंढ करके आप उस चीज को पढ़ लेंगे, अगर टीचर मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा रहे हैं, या प्रेसिडेंट पढ़ा रहे हैं, या कैग पढ़ा रहे हैं, सीएजीआई के बारे में बता रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो उसको जाकर के एनसीईआरटी में ढूंढिए, उनकी कहानियों को पढ़ लीजिए, उनके बैकग्राउंड को समझ लीजिए, और तब जाकर के फिर से आ जाइए प्रीव्यू यानी पूर्वावलोकन पर घटना चक्र के, और वहां से उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, और जब आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके दोबारा उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, और साथ साथ पूरी पॉलिटी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, कई कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास समय है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, डीडी बसु पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एएस नारंग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है समय तो इतना कर लेंगे अगर, और घटना चक्र के पूरे प्रीवियस ईयर को बना लेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लेंगे, तो आपका पॉलिटी तैयार हो जाएगा। तो पॉलिटी को इस तरह से तैयार कर ले, और उसके बाद जाकर के जो उसका सेक्शन वाइज टेस्ट होता है, साथ साथ फुल टेस्ट को भी आप एग्जाम से पहले आप बार बार देंगे, तो पॉलिटी आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद जाकर के बात करते हैं इकोनॉमी को लेकर के। इंडियन इकोनॉमी को शामिल किया गया सिलेबस में, आपको पता होगा पूरी इकोनॉमी शामिल नहीं है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी को इसमें जगह दी गई है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो दोनों संस्थान जहां पे मैं पढ़ाता हूं, या कोई भी संस्थान जहां पे आप पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको टीचर के लेक्चर्स को ध्यान से अटेंड करने हैं, समझने हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि इकोनॉमी बाकी तीनों की तुलना में थोड़ा टफ होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं, और आमतौर पर स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो होता है, लेकिन इकोनॉमी नहीं होता है। इकोनॉमी को कई लोग अपनी मर्जी से रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। तो इकोनॉमी के साथ ये दिक्कत है। तो इकोनॉमी को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से क्लास को, लेक्चर को अटेंड करना है, समझना है। उसके बाद क्लास में चीजों को नोट्स बनाते चलना है, और संस्थान ने जो प्रिंटेड मटेरियल दिया है उसको भी चैप्टर को, उसी चैप्टर को सेम डे ढूंढ करके पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी आपको नया उठाना है। इकोनॉमी का तो एकदम से मस्ट है कि एनसीईआरटी सबसे लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी के तो डाटा क्या होता है कि हर साल, और कुछ डाटे तो 6 महीने पे और 3 महीने पे बदलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी 3 महीने पे अपडेट नहीं करता है, आप लोगों को बता दूं, लेकिन पुराने एनसीईआरटी बहुत पुराना हो जाएगा। आप चले जाएंगे पुराने उस दौर में, चले जाएंगे जब भारत में योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, और अब क्या है, नीति आयोग का समय है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया चल रही है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या है, तो एकदम से नया वाला जो 11th और 12th का एनसीईआरटी उठाना है, और उसमें संबंधित चैप्टर को ढूंढ करके आपको पढ़ना है। यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में जो 11वीं और 12वीं के बच्चों का ये किताब है, आप लोगों को बता दूं सीबीएसई बोर्ड के तहत एनसीईआरटी की किताबें 11th 12th के स्कूल के स्टूडेंट के लिए है। तो उसमें इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी दिया गया है। ये सांख्यिकी आपके मेंस के सांख्यिकी से बिल्कुल मैच नहीं खाता है, इसीलिए उस किताब को नहीं पढ़ेंगे। स्पष्ट रूप से इसमें लिखा होता है सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी लिखा होता है। तो लेकिन उस किताब को, आपको सांख्यिकी वाली किताब को नहीं खरीदने हैं, क्योंकि आपके ये मेंस के सांख्यिकी की तरह बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमिक्स का स्टैटिक्स वाला पार्ट है। तो इसीलिए आप इसको छोड़ देंगे, इस किताब को, और बाकी इकोनॉमी की किताब को आप उठा लेंगे। एनसीईआरटी का संबंधित चैप्टर को ढूंढेंगे, उसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। समझने में दिक्कत होती है तो टीचर से आकर के पूछ लेंगे, और इस तरह से जब ये सारी चीजें कर लेंगे तो आप आ जाएंगे कहां पे, घटना चक्र पूर्वावलोकन में। घटना चक्र पूर्वावलोकन में आप इंग्लिश, ये इकोनॉमिक्स के उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आमतौर पर डाटा से रिलेटेड नहीं होता है, आंकड़ों से संबंधित पुराने क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आंकड़े हमेशा बदल होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका। तो आपको घटना चक्र में जो क्वेश्चन है, जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। डाटा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो ऐसे डाटा सॉल्व करने हैं जो पुराने तो है लेकिन जो बदले नहीं है, ऐसे वाले। इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर साल क्या होता है, आंकड़े बदल जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए संबंधित चैप्टर को इकोनॉमी वाले उससे कर लेंगे, पूर्वावलोकन या प्रीव्यू से कर लेंगे घटना चक्र का, और फिर जाकर के जब सेपरेट सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे या मेन टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, तो उसमें आप इकोनॉमिक्स को बेहतर ढंग से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी इकोनॉमिक्स को लेकर के। इकोनॉमिक्स में एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स को लेकर के, कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूर करके जाना है। बजट, तो बजट जो होगा आपका, जो केंद्रीय बजट है, बिहार बजट है, वो दोनों करके जाना है। बिहार वाला आगे मैं बताऊंगा। तो जो बजट आपका होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा 2023-24 का जो बजट होगा वो करके जाना है। और इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका, वो होगा पिछले साल की उपलब्धियां होती है,
तो इकोनॉमिक सर्वे 2000 जो 22-23 का सर्वे होगा वो आपको उससे संबंधित जो है वो अगर लेक्चर संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तो संस्थान के जो लेक्चर है उसमें क्लास नोट्स को साथ में कर लेंगे, और अगर नहीं भी उपलब्ध कराई जाती है तो इस चैनल पे मेरी कोशिश होगी फ्यूचर में कि आप लोगों को एग्जाम से पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे करवा दिया जाए, उनके क्वेश्चंस करवा दिए जाए, ताकि आप लोग, क्योंकि बजट से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, न सिर्फ सेंट्रल वाले बल्कि केंद्रीय बजट जिसको कहा जाता है या आम बजट कह लीजिए भारत का, उसके अलावा बिहार के भी बजट से। तो ये सारी चीजें आप लोग कर लेंगे, पूर्वावलोकन से अपने तैयारी को प्रैक्टिस करके ठोस रूप दे देंगे। जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट इससे नहीं क्लियर हुआ है वो यहाँ के एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाएगा और आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो बेहतर ढंग से तैयार हो पाएगी बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद जाकर के नेक्स्ट है जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान जिसको कहा जाता है। यहाँ पे जनरल साइंस है, आप लोगों को बता जो साइंस टेक जो है वो मेंस में के सिलेबस में है। हालांकि एक दो साइंस टेक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में, वो तो मैं करंट अफेयर जब कराता हूँ, जैसे अग्नि मिसाइल से पूछ ले या किसी भी टैंक से पूछ ले, फाइटर जेट से पूछ ले या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पूछ ले, बायोटेक्नोलॉजी से, तो वो अब अगर करंट अफेयर्स में आ रहा है तो मैं वहीं पर उसका स्टैटिक पार्ट करा दूंगा आप लोगों को, तो वहां पर दिक्कत नहीं होगी। पीटी में जो 2-4 साइंस टेक के क्वेश्चन आते हैं वो करंट से जुड़ा हुआ आता है और मैं करंट के दौरान ही उस स्टैटिक पार्ट को करा दूंगा आप लोग को। ठीक है, बात है जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की, तो सामान्य विज्ञान के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। जनरल साइंस भी बहुत बड़ा सेक्शन है, बड़े सेक्शंस में से एक है, तो इसमें आपको और ध्यान से, अगर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं तो वो भी ध्यान से, और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो और अधिक ध्यान से लेक्चर्स को सुनेंगे, समझेंगे, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो टीचर से पूछेंगे, और सेम डे क्या करेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, तो क्लास में अगर नोट कराया जा रहा है तो क्लास नोट्स भी अपना तैयार करते चलेंगे, हैंड रिटन में उनसे पूछ करके लिखेंगे, अगर ज्यादा फास्ट है तो पूछ लेंगे और लिख लेंगे, एक एक चीजों को नोट करते जाएंगे, और उसके साथ ही उस चैप्टर को, चाहे वो फिजिक्स चल रहा हो, चाहे केमिस्ट्री चल रहा हो, चाहे बायो का कोई चैप्टर चल रहा हो, प्रिंटेड मटेरियल को साथ में उसके पढ़ लेंगे लेक्चर के बाद। और उसके बाद यहां पे ध्यान रखना है एनसीईआरटी कौन सी लेनी है, तो एनसीईआरटी 11th 12th जो है वो नीट एग्जाम वालों के लिए है, आईआईटी वालों के लिए है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। 11वीं और 12वीं का जो एनसीईआरटी है वो आपके बीपीएससी के लिए नहीं है। आपको बता दूं साइंस का जो एनसीईआरटी होगा 11वीं 12वीं का वो बीपीएससी वालों के लिए नहीं है, वो बहुत एडवांस हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, वो एक तरह से स्पेशल सब्जेक्ट हो जाता है, बॉटनी जूलॉजी वगैरह सब। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा तो आपको जो साइंस लेना है वो कौन सा लेना है, नया वाला लेना है एनसीईआरटी का। और ध्यान रखिए ये एनसीईआरटी का जो साइंस है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा होता है, वो क्लास 9th और 10th का लेना है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी साइंस वाला लेना है, और उसको जो चैप्टर आपका पढ़ाई हो रहा है क्लास में उसको ढूंढ करके 9वीं या 10वीं में जिस क्लास में आपको दिख रहा हो चैप्टर उसको साथ साथ वहां पे पढ़ लेंगे, रंग लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद आ जाएंगे घटना चक्र प्रीव्यू यानी पूर्वावलोकन पे, और घटना चक्र में उस चैप्टर को ढूंढ करके आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, उसको उसके एक्सप्लेनेशन से देख लेंगे, और उसके एक्सप्लेनेशन से देख करके उसको फिर से रिवीजन करके सॉल्व कर लेंगे, और आपकी तैयारी जो है वो पुख्ता हो जाएगी। और आगे जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आप बेहतर फील करेंगे और यहां से भी आप 80% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की रणनीति। अब बात करते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग की। ठीक है, मैथ एवं रीजनिंग की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो बीपीएससी ने की बात करें तो बीपीएससी ने स्पष्ट रूप से मैथ का कोई सिलेबस तो नहीं दिया है, ना ही उन्होंने टॉपिक क्लियर किया है, लेकिन प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो टॉपिक क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सा एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिनका मैथ में इंटरेस्ट होता है वो तो ढूंढ ढूंढ करके सारे मैथ बना लेते हैं 10 में 10, लेकिन जिनका मैथ नहीं होता है उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि मैथ के क्लास को, लेक्चर को रेगुलर रूप से अटेंड करें, और क्लास में टीचर जितने भी सेक्शन को वो चैप्टर सारे सॉल्व करवाएंगे, उनके क्वेश्चन जो क्लास में जो जिससे मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी आ जाते हैं कभी कभी, और ज्यादातर मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से देखिए मैथ्स में हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें सबसे पहले मैथ्स में जो लेक्चर है वो अटेंड करने हैं। जिनके मैथ्स अच्छे हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, जिनके मैथ्स अच्छे नहीं है उनको भी यहाँ पे क्या करना है, तो अपना जो सब्जेक्ट है, नहीं भी मैथ्स है तो कोशिश करनी चाहिए जो अरिथमेटिक के कम से कम वो क्वेश्चंस है जो सॉल्व कर लेना चाहिए। भले ही डिफिकल्ट वाले कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ जाए या अलजेब्रा का क्वेश्चन आ जाए, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कभी कभार हट करके लीक से, तो वो क्वेश्चन भले ही नहीं सॉल्व हो, लेकिन कम से कम अरिथमेटिक के जो अंक गणित के प्रश्न है उनको कैलकुलेट करके किसी तरह निकाल के कुछ प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि फाइनली 10 में से अगर 10 या 12 में से 12 आप छोड़ देंगे तो ये आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
इस चीज़ को आप लोग समझेंगे तो क्लास में टीचर सॉल्व करा रहे हैं तो सॉल्व कर लेंगे, साथ में प्रिंटेड जो मटेरियल है उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और संस्थान के द्वारा अगर क्वेश्चन दिया गया है तो मैं यहाँ पे बुक आर एस अग्रवाल अरिथमेटिक का रिकमेंड करूंगा, उनको एक बार देख लीजिए। हालांकि बहुत बड़ी किताब है, एसएससी रेलवे वालों के लिए है, बहुत डिटेल में है, तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि टीचर जो आपको क्लास में करा दे रहे हैं उतना आप लोग कर लें और प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लें, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये नहीं मैं मेंशन करता तो स्टूडेंट पूछते कि कौन सा बुक, इसलिए मैंने करा दिया। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस अगर आपको बीपीएससी का मिल रहा है, अगर आपने कोई बीपीएससी का सेट खरीदा हुआ है तो उसमें से, या फिर आप टेस्ट सीरीज में जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके आप इस सेक्शन को तैयार कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, इसके लिए कम से कम 1000 पेज की बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैथ्स की ये आप लोगों की रणनीति होगी। फिर बात करेंगे बिहार सामान्य ज्ञान की। बिहार जो कि मेरा सेक्शन है, जीएस वर्ल्ड और आस्था आईएएस में दोनों में मैं ही यहाँ पे पढ़ाता हूँ। बिहार सामान्य ज्ञान या बिहार जीके या बिहार स्पेशल भी कुछ लोग इसको कहते हैं, तो बिहार स्पेशल में भी हमें यहाँ पे क्या करना है देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप इन दोनों संस्थान में है तो मेरे लेक्चर को ध्यान से नोट कर लेंगे, या अन्य संस्थान में भी पढ़ रहे हैं तो टीचर के क्लास को ध्यान से सुनेंगे, एक एक लेक्चर को अटेंड करेंगे। साथ में आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए, तो साथ में आपको क्लास नोट्स भी बनाते चलना है, यानी क्लास में आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है, और उसके साथ ही संस्थान अगर आपको प्रिंटेड मटेरियल दे रहा है तो उसे भी आपको साथ साथ कर लेना चाहिए। बुक की बात कर ले तो हिंदी मीडियम में एक ऑथेंटिक किताब है जिसको आप रेफरेंस बुक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है इम्तियाज अहमद सर की किताब है बिहार एक परिचय। दुर्भाग्यवश इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद नहीं है या इंग्लिश संस्करण नहीं है, और इंग्लिश संस्करण के लिए हमें मार्केट में उपलब्ध कई सारे गाइड पे निर्भर करना पड़ता है। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि गाइड को पढ़ने से अच्छा है, गाइड बुक को पढ़ने से अच्छा है कि चूंकि बिहार के है तो आपकी हिंदी ठीक ठाक होगी ही, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी बिहार एक परिचय जो है इम्तियाज सर की, उस बुक को पढ़े। अगर कोई आस्था से या यहाँ से जुड़े हुए हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पे मैं दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे लेक्चर्स होते हैं और क्लास नोट्स होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होते हैं, तो उनको बिहार स्पेशल में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, चाहे वो जीएस वर्ल्ड में हो चाहे आस्था आईएएस में हो। जहाँ पे मैं बिहार स्पेशल कराता हूँ तो वहां पे मैं दोनों मीडियम में कराता हूँ। फिर आ जाएंगे हम लोग तो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, स्टेट स्पेशल वाला भी आता है, हालांकि वो बहुत मोटी किताब है, सभी राज्यों का है, उसमें से जो बिहार वाला चैप्टर है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, प्रीव्यू को सॉल्व करें, और टेस्ट सीरीज में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, चाहे वो सेक्शन वाइज टेस्ट हो चाहे मेन फुल लेंथ टेस्ट हो, तो आपके के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से, और उसके अलावा फ्यूचर में जो ये जेएच एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है, इस पे भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले बिहार स्पेशल का मैराथन ला करके कि आपको इस सेक्शन में एकदम से मजबूत बना दिया जाए। ये मेरा सेक्शन है तो इसमें तो मैं पूरी तरह से आप लोगों को गाइड करूंगा इस चैनल में भी। अब जिस चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं उस चैनल का सबसे जो कोर है, मुख्य भाग है, वो क्या है, तो वो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, जो कि मैं रेगुलर आप लोगों को करा रहा हूं। और अब ये तो प्रमाणित भी हुआ है, 68th में भी आपने देखा कि कई सारे अधिकांश क्वेश्चन इससे आ गए थे। मुझे एक मोटिवेशन ये मिला कि अब मैं 69th में चीजों को और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, 5 से 6 सोर्सेस यूज कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इस बार 90% क्वेश्चन जो है वो 69th में आपके इसी वीडियो लेक्चर से, इन्हीं वीडियो लेक्चर से आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, तो संस्थान में तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, यहाँ पे भी अगर आप चैनल पे भी करना चाहे तो जो जेएच एजुकेशन यूट्यूब चैनल जिस पे अभी आप लोग, तो ये तो मेरा सेक्शन है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं पूरी तरह से करा दूंगा आप लोग के अंत तक, एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ हूँ, कंटेंट भी मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो उसके अलावा जो मेरे क्लास में आप लोग अगर लेक्चर कहीं से भी जो ऑफलाइन क्लास में ले रहे हैं मुखर्जी नगर में मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ, या इस चैनल के माध्यम से, तो क्लास में जो चीजें हो रही है उसको आप नोट करते जाइए। प्रिंटेड मटेरियल की बात करें तो मैं जेएच एजुकेशन 1 नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर रेगुलर पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। और आपको एक चीज बता दूं कि एग्जाम से पहले भी मैं आप लोगों को प्रिंटिंग वाला ऐसा मटेरियल जो जिसको आप A4 साइज में प्रिंट करा सके, आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा इस चैनल पे, जिसको आप प्रिंट करके आप आराम से रख सकते हैं और आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। मैगजीन अगर पढ़ना चाहे तो आपको वार्षिक वाला नहीं बल्कि मासिक पत्रिका, मंथली मैगजीन लेना है। प्रतियोगिता दर्पण दोनों मैगजीन दोनों माध्यम में आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ने का फायदा ये होगा कि मेंस में भी आपके ये काम आएंगे। तो मंथली पढ़िए, क्योंकि साल में एक बार जब आप ईयरली लेते हैं तो बहुत ज्यादा आप पे बर्डन बढ़ जाती है, तो आप मंथली मैगजीन के रूप में इसको आप ले लीजिए और हर महीना इसको क्लियर करते जाइए क्लास के साथ। ठीक है, हालांकि मैं कई सोर्स से कर ही रहा हूं, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी अगर आप लगाएंगे तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है आप लोगों की स्ट्रेटेजी। और
अगर बात करें तो देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हुआ है। कई छात्र आते हैं जो मेरे बहुत प्रिय छात्र हैं जिनका पीटी बहुत अच्छा नहीं गया 68, तो उन स्टूडेंट्स के साथ यही कहूंगा मैं उन स्टूडेंट्स को कि लगे रहिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। अगर जो लोग प्रयास करेंगे, जो लोग लगातार लगे रहेंगे, उनके सफल होने की, उन्हीं के सफल होने की संभावना होती है। तो किसी ने सच ही कहा है कि कभी तो मुकम्मल होगी अपनी भी दास्तान, कभी तो मुकम्मल होगी अपनी भी दास्तान, जरूरी नहीं कि हर इश्क अधूरा ही रह जाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि असफलता ही मिले, सफलता मिलेगी। हाँ, इसके लिए निरंतर कई बार लोग उस मुकाम पे आके छोड़ देते हैं, तो आपको वहां पे आके नहीं छोड़ना है, आपको लगे रहना है। और कितना भी एग्जाम डिफिकल्ट हो जाए, एक चीज तो है कि आपको नहीं मतलब है कि कितना सीट आ रहा है, कितनी सिलेक्शन हो रहा है, आपको अपने लिए एक सीट सुरक्षित करना है। और उसकी जो तैयारी है वो प्रारंभिक परीक्षा से ही शुरू हो जाती है। तो आपको लगे रहना है। और अंजुम रहबर जी की जो एक शेर है जो उनको आपको बार बार ध्यान रखना है कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे, आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। तो इस तरह से आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। मेरे तरफ से जितना सहयोग हो सके मैं सहयोग करने को आप लोगों को तैयार हूं। और वीडियो लेक्चर के बाद बहुत जल्दी लाइव आकर के भी आपको साथ लाइव इंटरेक्शन भी होगा इस चैनल के माध्यम से। अभी भी अगर कोई सुझाव है, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं आप, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं सभी कमेंट्स का प्रॉपर मैं रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब कर सके। तो धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स को जुड़ने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।